कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ क्या लीगल प्रोसीडिंग कर सकती है, क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है और कितने टाइम के बाद कर सकती है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। साथियों, सबसे पहले एक बात समझ लें, जब लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है हमारे देश में, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके फंडामेंटल राइट ब्रेक नहीं हो जाते, आपके डेमोक्रेटिक राइट ब्रेक नहीं हो जाते, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते। कोई भी पुलिस वाला लोन की ईएमआई की रिकवरी के लिए आपके घर नहीं आ सकता, ना टेलीफोनिकली आपको डरा धमका सकता है, क्योंकि हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे दिलवाने का। जब भी आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है या क्रेडिट कार्ड का मिनिमम नहीं दिया जा रहा, क्रेडिट कार्ड भी लोन ही है। जो कॉमन मैन है, आम आदमी, और क्रेडिट कार्ड को लोन समझता ही नहीं। जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, यह भी आपका लोन है। और दुनिया का सबसे डेंजरस लोन, सबसे खतरनाक लोन क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें खोद रखी है, इनको सिर्फ उसमें धक्का देना है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो कॉमन मैन लेता है, मीडियम फैमिली का आदमी जब लेता है, उसका बीपीएल की श्रेणी में जाने का सबसे बड़ा कारण क्रेडिट कार्ड है। जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं इसका मिनिमम चुकाते चुकाते। मिनिमम क्या है? मिनिमम इनका इंटरेस्ट है, ब्याज है, फिर क्यों नहीं उसको इंटरेस्ट लिखते। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए यूज कर लिया, 10 लाख रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो। अरे वो 50,000 रुपए है क्या? वो मिनिमम क्या चीज है? वो ब्याज है, इनका इंटरेस्ट है। उसको इंटरेस्ट ही क्यों नहीं लिखते, उसको मिनिमम क्यों लिखते हैं? पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब जब आपका कोई अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट हो जाता है, क्रेडिट कार्ड में तो घंटा नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि आपने चेक दे नहीं रखा, चेक बाउंस नहीं लग सकता, ईसीएस लग नहीं रहा, ईसीएस बाउंस नहीं लग सकता। क्या कर सकते हैं? सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस भेज के आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके आपके घर का सामान अटैच करवा सकते हैं। बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, ये अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं, वो भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करके। लेकिन सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है हमारे देश में, किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। ये तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 की धारा 12(5) के अकॉर्डिंग 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं। आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देंगे और स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, आपके घर से सुई नहीं उठा सकते, माचिस की नहीं उठा सकते। इसके अलावा घंटा नहीं उखाड़ सकते। हमारी वीडियो का टाइटल है क्रेडिट कार्ड में, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखे डिसेंट एडवाइस, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि अनसिक्योर लोन जब डिफॉल्ट हो जाता है, तरह तरह के बैंक एनबीएफसी कंपनी नोटिस भेजता है, आर्बिट्रेशन भी उसमें कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन का तो ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 25 का नोटिस भेजता है, डिमांड नोटिस भेजता है, आपके पास चेक बाउंस का नोटिस भी भेज सकता है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में ब्रिटिश काल में धारा बनी थी, जिसको शॉर्ट में एनआई एक्ट भी बोलते हैं और चेक बाउंस भी बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। अब बहुत से आदमी कहते हैं सर मेरे पास चेक बाउंस का नोटिस आया है बैंक के एडवोकेट के द्वारा, या ईसीएस बाउंस का नोटिस आया, उसका रिप्लाई करना है। अरे उसका कोई रिप्लाई नहीं होता भाई, उसका रिप्लाई करोगे तो कोई फायदा ही नहीं। वो तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के पैनल पे काम कर रहा है, वो 100% आपके ऊपर, अगर आपने चेक दिया चेक बाउंस करेगा।
ईसीएस दिया है, लगा तो ईसीएस तो लगा हुआ है। बहुत से आदमी कहते हैं सर मेरा ईसीएस नहीं लगा, मैंने तो ऑनलाइन लोन लिया था। अरे भाई ऑनलाइन लोन लिया था चाहे ऑफलाइन लिया था, ऐसा कोई लोन ही नहीं मिलता हमारे देश के अंदर जिसके अंदर ईसीएस नहीं लगता। पहले इसको नैच, आजकल नैच बोलने लगे हैं, पहले इसको ईसीएस मैंडेट बोलते थे। ऑफलाइन लोन लिया 50 जगह साइन किए थे, ऑनलाइन लोन लिया तो आपने अप्रूवल दिया, एग्री किया कि मेरे अकाउंट में से पैसे उठा लेना। फॉर एग्जांपल आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, अरे जब आपकी ईएमआई जाती है तो आप उस एनबीएफसी कंपनी के ऑफिस में पैसे जमा नहीं करवा के आते, आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हो। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस से ऑटोमेटिक कंप्यूटर के द्वारा आपका पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है, इसको ही ईसीएस बोलते हैं। जब ये डिफॉल्ट हो जाता है, किसी कारण से आपका पैसा नहीं है, तो ईसीएस बाउंस का केस बैंक एनबीएफसी कंपनी कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकती। पहले आपके पास नोटिस भेजना पड़ेगा, 15 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा। उस 15 दिन में आपने पैसे नहीं दिए तो 1 महीने का टाइम बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास होता है आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड करने का कोर्ट के अंदर। अगर उस 15 दिन के अंदर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके अकाउंट में उसको जमा कर दें, आरटीजीएस कर दें या ऑनलाइन जीपे कर दें, किसी भी तरीके से करके उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसी वकील साहब के पास भेज दें जहां से आपके पास नोटिस आया कि सर मैंने ये पैसा जमा कर दिया, अब आप मेरे ऊपर केस ना करें, तो वो केस नहीं करेगा, दैट्स ऑल। अगर नहीं किया किसी कारण से तो वो केस करेगा ही करेगा, कितना ही रिप्लाई कर लो। अरे ऐसे तो अगर नोटिस का रिप्लाई करने लगे 1 साल में 65 तरह के नोटिस भेजता है बैंक एनबीएफसी कंपनी, तो फिर 65 जवाब देने पड़ेंगे। पहले ही नंगट हो रहे हैं, फिर बिल्कुल ही नंगट हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन का रिप्लाई देना मैंडेटरी है, जरूरी है, और किसी भी तरह के नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। हाँ, अगर इन्होंने कोर्ट में आपके ऊपर केस कर दिया है सेक्शन 25 का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग, तो कोर्ट से जो नोटिस आएगा, कानून की भाषा में उसको समन बोलते हैं, वहां पे जाके आपको अपीयर होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहां पे जाके जमानत करवानी पड़ेगी। बहुत से आदमी कहते हैं कि सर मैं दिल्ली रहता हूं, इन्होंने कलकत्ता केस कर दिया, कलकत्ता 1000-1500 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। अरे भाई चाहे 3000 किलोमीटर दूर हो, वहां भी आपको जाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, जरूरी है। ये नहीं है कि आपने वकील साहब को हायर कर लिया, आपने वकील साहब को फीस दे दिया और वो आपकी बेल करवा देंगे। आपके जाए बिना वहां पे बेल नहीं होगी, जमानत नहीं होगी। हाँ, एक बार जाना पड़ेगा, उसके बाद सारी कोर्ट ऑनलाइन होगी, बाकी की तारीख आपके घर बैठे बैठे लग जाएंगी। आप वकील साहब को फीस दे दोगे और वो आपकी जगह अपीयर हो जाएंगे। तो डरे घबराए नहीं, इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, फिर हमारे 4 स्टेटों में ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं सीपी में कनाट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली, जवाब। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूँ। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।